तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, या फिर जो बच्चे जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यूज़फुल है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी तो भाई बेसिक होता ही है, तो इसको हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 6 में पढ़ रहा हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर है क्या, क्या डील कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो हम लोग इस चैप्टर को पहले लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ के इसके बारे में समझेंगे कि क्या किताब में क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा उन सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते हुए एक डेफिनेशन टाइप का बताते जाऊंगा, जिसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन करने में सहूलियत हो, रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला स्टेंजा जो है, पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम इसको पढ़ देते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ देते हैं, आप लोगों के लिए सही होगा। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा लगता है ना जब सनसेट होता है, उसके बाद इस चीज़ को, स्काई को देखने में। जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद स्काई को देखने में तो अच्छा लगता ही है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। पहले शुरुआत में जब सूर्यास्त होता है तो कुछ दो चार तारा ही दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है तो और ज़्यादा तारा दिखने लगता है। ब्राइट डॉट्स इन द स्काई, सुन यू वुड सी नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अब धीरे धीरे करके जो है मतलब डॉट्स बढ़ता जा रहा है, डॉट्स बढ़ा यानी कि स्टार बढ़ता जा रहा है, तो अब हम लोग फिर लास्टली उसको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डिम। पूरा स्काई जो है अब टेनी ऑब्जेक्ट्स के भर चुका है, कुछ उसमें से ब्राइट है, कुछ डिम है, कुछ ज़्यादा लाइट दे रहा है, कुछ कम लाइट दे रहा है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। उसमें से कुछ ट्विंकल भी करता है, कुछ ऐसा है, कुछ ट्विंकल नहीं भी करता है। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुल्ली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। उसको जब केयरफुल्ली हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें से कुछ जो है ट्विंकल कर रहा है और कुछ ट्विंकल नहीं करता है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। जैसे कि मून अपना रोशनी रखता है, मून जैसा साइन करता है, बस वैसे ही बहुत सारा स्टार्स है जो साइन करता है लेकिन ट्विंकल नहीं करता। हम लोग को बेसिकली पता होता है कि मून स्टार्स जितना भी ट्विंकल करता है, लेकिन सारा स्टार्स ट्विंकल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ साइन करता है एज मून्स। अलॉन्ग विद दिस, अब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट हम लोग का स्टार्ट होता है। इस पैराग्राफ से जो है हम लोगों का इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, कंटेंट जो भी है यहाँ से शुरू होता है। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मून, along with this bright object you may also see the moon on the most of these days. It may however appear at different times in different shapes at different position. तो मून को भी हम लोग जब देखते हैं तो मून हर रोज़ एक ही जगह पे एक ही तरीके से नहीं दिखता। कभी ऐसा भी होता है कि मून आधा हो गया, एक कभी 1/4 दिखता है, कभी पूरा मून दिखता है, कभी दिखता भी नहीं है। तो हम लोग को देखना है कि कब कैसा मून का जो अपियरेंस होगा, कैसा होगा, कब कितना दिखेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। पूरे महीने में हम लोग को सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जब हम लोग पूरा मून को देख सकते हैं। इट इज़ फुल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ फुल नाइट, फुल मून नाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट। और पूर्णिमा, उसको या तो फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 14 दिन। तो 14 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, 14 दिन के बाद हम लोग को पूरा नहीं दिखता है, पूरे तरीके से ही गायब हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या, अमावस्या या फिर उसको क्या बोलेंगे, न्यू मून नाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिख लीजिए फुल मून नाइट लिख करके, कि फुल मून नाइट होता है व्हेन मून अपियर्स टोटली या फिर कंप्लीटली इन द स्काई, दैट इज कॉल्ड फुल मून नाइट। एंड न्यू मून नाइट व्हेन मून कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम द स्काई इज कॉल्ड मून न्यू मून लाइट, न्यू मून लाइट नाइट। तो वन ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन पूरा अच्छे से दिखता है, क्योंकि मून है नहीं तो पूरा स्टार्स के ऊपर ही पूरा आसमान दिखता है, ट्विंकल करते हुए बहुत सुंदर लगता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में हम लोग को ये सारी चीज़ क्यों नहीं दिखता। दिन में तो ऐसा नहीं है कि तारा कहीं और चला जाता, लेकिन दिन में हम लोग को तारा या फिर चांद कुछ नहीं दिखता। क्यों। तो इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो जैसा कि सन है, सन का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इसी के कारण से हम लोग को या तो मून का लाइट और ना ही स्टार का लाइट, किसी का लाइट हम लोग को दिन में नहीं दिखता है। जब सन
ढल जाता है, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद उसका लाइट तो हम लोग के ऊपर नहीं आ रहा है, अर्थ पे उसका लाइट, मतलब हम लोगों के कंट्री में उसका लाइट नहीं आ रहा है। तो जब लाइट नहीं आ रहा है तो हम लोगों को पूरा दिखेगा अच्छे से कि स्टार्स कैसा है, मून कैसा है, सब कुछ दिखेगा। और हम लोग ऐसा भी जानते हैं, पहले से ही जान रहे हैं कि जो मून है, मून का अपना लाइट नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है, सन के रिफ्लेक्शन के कारण ही वो लाइट करता है। मून का अपना कोई लाइट नहीं है, लेकिन स्टार्स का अपना लाइट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इसको सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज हम लोग कुछ भी बोले तो बात वही है कि सेलेस्टियल बॉडीज हो या फिर हेवनली बॉडीज हो। ठीक, some celestial bodies are very big and hot. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. इसमें से ये पता चलता है कि बहुत सारा स्टार्स जो है, मतलब जो भी स्टार्स है सब किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ गैसेस। और मेनली गैसेस, जैसे कि सन भी एक स्टार ही है, सन भी एक स्टार है। एंड सन इज मेड अप ऑफ विच गैस? हीलियम। पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो सन है वो हीलियम गैस से बना हुआ है। मेनली उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हीलियम ज़्यादा कौन मात्रा में होता है और हाइड्रोजन जो है कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अब इस सेलेस्टियल बॉडीज हो या फिर हेवनली बॉडीज हो, डेफिनेशन सेम होता है कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। इस चीज़ को लिख लीजिए, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बताई दिए कि इसमें से बहुत सारा बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, और कुछ मतलब जितना भी है गैस से बना हुआ है, कुछ रॉक पार्टिकल्स हैं। तो उस चीज़ के बारे में आगे पढ़ते हैं। Countless twinkling star in the night sky. Countless twinkling star in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. सन से भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा स्टार्स है, सन से भी बड़ा स्टार्स है, लेकिन उन लोगों का हीट या फिर लाइट या फिर इतना बड़ा हम लोग को नहीं दिखता, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। जितना सन दूर है उससे करोड़ गुना दूर स्टार्स है, इसी के कारण से हम लोग को बहुत माइन्यूट दिखता है। लेकिन सन से बड़ा बड़ा स्टार्स प्रेजेंट है यूनिवर्स में, सन से भी बड़ा बड़ा स्टार्स प्रेजेंट है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे इसको पहले पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं डिस्टेंस से, हर चीज़ एक ही जैसा लगता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाइज इन द ग्रेट हाइट। एक एरोप्लेन जो बहुत ऊपर फ्लाई कर रहा है, कितना बहुत छोटा दिखता है, एकदम छोटा सा लगता है, पिन के टाइप का, लेकिन होता बहुत बड़ा है। वो डिस्टेंस के कारण ही ऐसा छोटा दिख रहा है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called as constellation. अब constellation क्या है? तो constellation का definition लिखिए कि the pattern formed by the group of stars. The pattern formed by the group of stars is called as constellation. उसको क्या बोलेंगे? Constellation. एग्जाम्पल देखते हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। उर्सा मेजर या फिर उसको हम लोग बिग बियर बोलते हैं, ये कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सप्तऋषि। इसको सबसे आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। घर में कोई भी अगर मतलब हमारे एंसेस्टर्स या फिर जो भी दादाजी लोग हैं उन लोगों से अगर पूछा जाए तो उन लोग आराम से बता सकते हैं कि सप्तऋषि कैसा बनता है। तो सप्त यानी कि सप्त संस्कृत वर्ड है। सप्त का मतलब होता है सेवन और ऋषि सिक्स। ऋषि का मतलब सिक्स। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार that forms a part from Ursa Major constellation, that forms a part of Ursa Major constellation. Ursa Major constellation जो है उसका एक पार्ट है क्या? सप्तऋषि। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. प्लैनेट वगैरह तो बहुत मुश्किल ही है दिखाना, क्योंकि बिना टेलीस्कोप का प्लैनेट नहीं देखा जा सकता। तो स्टार्स वगैरह हम लोग देख सकते हैं, और जो भी ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या फिर जो भी हमारे पूर्वज हैं जैसे कि दादाजी हो गए या फिर जो भी हमारे घर में एल्डर हैं, उन लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो आगे इसमें पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में क्या होता था कि पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जब हम लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होता था, जब हम लोगों को पता नहीं होता था कि किधर जाना है, तो स्टार्स को ही देख के हम लोग डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा लेते थे कि किधर से हम लोगों को जाना है, कौन सा डायरेक्शन क्या है, तो उससे याद रहता था कि इस डायरेक्शन में इस स्टार होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन को।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार। किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, ये जो हमेशा एक ही पोजीशन पे स्काई में रहता है, कहीं चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ आज नॉर्थ में कल साउथ में चला जाएगा, ऐसा नहीं है, जो जहाँ है उसी जगह पे रहेगा। तो नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट द फिगर 1.1 फिगर पे हम लोग देखते हैं जरा कि क्या है यहाँ पे। एक लड़की है जो देख खड़ी होकर के देख रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पे एक शाइनिंग स्टार दिख रहा है, इसका क्या नाम है, नॉर्थ स्टार। इसको नॉर्थ स्टार बोल सकते हैं या फिर पोल स्टार बोल सकते हैं। तो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी जो सबसे ज़्यादा शाइनी स्टार दिखे ना, वही होता है नॉर्थ स्टार। ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। बहुत सारा सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका ओन हीट नहीं होता है, अपना लाइट नहीं होता, जैसे कि मून। पहले ही बताया कि मून का अपना लाइट या हीट नहीं है। सन के कारण से ही उतना ज़्यादा ब्राइट दिखता है, सन के कारण से ही उसका लाइट है, वो सिर्फ सन का लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता, मतलब ब्राइटनेस है, वरना उसमें अपना कोई लाइट नहीं होता। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, प्लैनेट जो है ग्रीक वर्ड से आता है। जैसे कि लगभग ज्योग्राफी या फिर साइंस का जितना भी वर्ड है ना, लगभग 90% ग्रीक वर्ड से ही आया है। तो उसी तरीके से जो प्लैनेट है ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका नाम क्या है, प्लैनेटिया। प्लैनेटिया वर्ड से क्या आया, प्लैनेट, विच मीन्स वंडरर्स, जिसका क्या मतलब होता है, वंडरर्स। वंडरर्स का मतलब हो गया घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है। द अर्थ घूमता रहता है, तो इसको ऐसा क्यों बोले, क्योंकि प्लैनेट भी अपने अराउंड रोटेट कर रहा है, तो घूम ही रहा है ना, कांस्टेंट तो बैठा नहीं है कभी। तो जो चीज़ घूमता रहता है उसको हम लोग वंडरर कहते हैं। हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए उसको तो घुमक्कड़ बोल सकते हैं। ठीक। इट गेट्स, आगे पढ़ते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। हम लोग का सबसे सामने का स्टार कौन सा है, सन, इसलिए बड़ा भी दिखता है और यहाँ से हम लोग को हीट और लाइट मिलता भी है। लेकिन इससे बड़ा बड़ा स्टार्स हम लोग हम यूनिवर्स में है, लेकिन बहुत दूर है, इसलिए छोटा दिखता है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। हम लोग अगर मून से अर्थ को देखते हैं तो हम लोग को ऐसा ही शाइनिंग दिखेगा, लेकिन वहाँ से हम लोगों को ये एक ब्लू प्लैनेट दिखता है। ब्लू प्लैनेट क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए मून से हम लोग को जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट, ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोला भी जाता है। ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज द companion of earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो जैसा अर्थ है वैसा हम लोगों के पास और भी बहुत सारा प्लेनेट है, जिससे हम लोगों को मतलब दिख सकता है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो सन के अलावा सिर्फ अर्थ ही नहीं है जो हीट और लाइट सन से ले रहा है, अर्थ के अलावा भी बहुत सारा प्लेनेट है जो कि हीट और लाइट ले रहा है। तो अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये था इंट्रोडक्शन कि क्या है नहीं है सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अब मेन आता है सोलर सिस्टम। द सन 8 प्लैनेट, टोटल प्लैनेट कितना है, 8, उसमें एक क्या है, सन है। द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स। क्या क्या बोला गया, द सन हो गया, 8 प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। क्या बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है। तो सोलर सिस्टम क्या है, जनरली जो भी एक सन का कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का है, सन का, मून का, प्लैनेट्स का, सैटेलाइट्स का, एस्टेरॉइड्स का, मेटियोर्स का, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, इसको हम लोग सोलर फैमिली भी बोलते हैं, विथ द सन एज इट्स हेड। और हम लोग उसमें क्या है, सन जो है हेड है। सन हेड इसलिए है क्योंकि इसी से हम लोगों को हीट और लाइट मिल रहा है। तो हम लोग इस फिगर पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि पहला प्लैनेट जो है क्या है, पहला प्लैनेट है मरकरी, फिर आता है वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में आता है नेपच्यून। कुछ साल पहले तक एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका कि नाम था प्लूटो, लेकिन वो बहुत छोटा होने के कारण और बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ था जिसके कारण से उसको ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट करा जाता है, प्लैनेट के फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द सन के बारे में। सन का मतलब क्या हो गया, सूर्य। द सन, सन क्या है, सन के बारे में पढ़ते हैं।
द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, मतलब कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स, इससे पुलिंग फोर्स हम लोगों को, मतलब ये क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि इससे एक पुलिंग फोर्स निकलता है जिससे जितना भी प्लेनेट है, प्लेनेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। समझ गया? अगर पुलिंग फोर्स नहीं होता तो प्लेनेट इधर उधर जा सकता था, लेकिन पूरा प्लेनेट अपने ही ऑर्बिट पे घूम रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो सन है वो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करके रखा है, बाइंड करके रखा है। ठीक है। तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का द अल्टीमेट सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। बट द tremendous heat is not felt so much because despite being on the nearest star it is far from away from us। इतना भी सामने नहीं है कि पूरा जितना लाइट सन से निकलता है, अगर सारा लाइट अगर अर्थ पे आ जाए तो अर्थ एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। तो सारा लाइट यहाँ पे नहीं आता, कुछ ही अमाउंट में ही उसका लाइट आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा एस्टेरॉइड्स आता है, बहुत सारा अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज आता है और बहुत दूर भी है। तो वहाँ से जो टेम्परेचर निकलता है इस यहाँ तक अर्थ पे टेम्परेचर आते आते तक बहुत कम हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट्स का यानी प्लैनेट्स का मतलब ग्रह। क्या होता है प्लैनेट्स का हिंदी? ग्रह। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग के सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है। कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, दूरी से, यानी कि दूरी के अवज में अगर हम लोग देखते हैं, दूरी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं सन से, तो हम लोग का ऑर्डर क्या है प्लैनेट्स का? पहला है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्या क्या है? सबसे पहले मरकरी होगा, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको हम लोग एक तरीके से याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का एक आसान सा फॉर्मूला है या फिर ट्रिक, जो भी मान लीजिए कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। क्या बोला गया? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो हर जितना भी वर्ड है सबका पहला अल्फ़ाबेट पे हम लोग ध्यान देंगे। माई का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एम। एम मतलब मरकरी। बैरी का क्या है? वी। वी मतलब वेनस। उसी तरह ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। बस इसमें ध्यान एक बात का रखना है कि यहाँ पे 2 एम आया है, एक पहले और एक चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना है। पहला हम लोग को ये याद रखना है कि जो पहला एम है वो मरकरी के लिए और जो चौथा एम है वो मार्स के लिए। बस इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो फिर सारा अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है, अपने ही समझ में आ जाएगा कि वी का मतलब वेनस ही होता है, वी का मतलब और कुछ तो हो नहीं पाएगा। तो उस तरीके से बस इतना याद रखना है कि पहला जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। और जो चौथा प्लेनेट है, चौथा एम है, उसका मतलब क्या है? मार्स। ठीक है, चलो। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। सबका अपना अपना एक पाथ है, उसी पाथ पे सन के ऑर्बिट, मतलब सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। दिस पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सन के सबसे नज़दीक है। मरकरी सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। पूरा एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगता है। हम लोगों का अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, लेकिन मरकरी को कितना दिन लगता है? बस 88 डेज, सिर्फ 88 डेज, मतलब 3 महीने से भी कम। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वेनस जो है अर्थ के ट्विन के जैसा का हम लोग इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज इट साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जैसा कि अर्थ का शेप और साइज है वैसा ही वेनस का भी है। तो इसी के कारण से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वेनस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को हम लोग अर्थ का ट्विन के नाम से जानते हैं। तो किस प्लैनेट को जानते हैं? वेनस को। किसको? वेनस को। और सबसे पहला ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे पहला प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी, और जिसको सिर्फ 88 डेज ही लगता है अपना ऑर्बिट को पूरा करने में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। प्लूटो को भी हम लोग कंसिडर करते थे एज अ प्लैनेट। हाउएवर इन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर celestial object Ceres 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन अ रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो 2003 में एक और प्लैनेट, एक और चीज़, मतलब एक
ड्वार्फ प्लैनेट था जिसका कि नाम क्या था, सिरस, लेकिन 2003 तक उसको भी प्लैनेट में काउंट करा जाता था। लेकिन अब 2003 में जैसे कि उसको हटा दिया गया, उसी तरह 2006 में प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया और प्लैनेट का इसको प्लैनेट फैमिली से निकाल दिया गया। ठीक है।